नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, इस समय दावोस में हो रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सम्मेलन है, जो फोरम चल रहा है, वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है और खूब चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंच रहे थे, फिर पता चला कि जहाज कुछ गड़बड़ हो गया है, वापस होने लग गए। फिर दुनिया में एक बार थोड़ी खलबली मची। ऐसा तो नहीं कि ट्रंप वापस जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि ईरान के ऊपर लगातार वो नजरें अपनी जो है वो इनायत किए हुए हैं और वो हर बार लगातार कुछ न कुछ बोल रहे हैं। तो एक पल को दुनिया की निगाहें उधर घूम गई थी, लेकिन फिर से ट्रंप साहब उधर चले गए। उधर खैर कनाडा के प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी, वो भी वहां पर पहुंचे। अब वो जो बात कह रहे हैं वो बड़ी गंभीर बात है सर। जरा उसके मायने समझाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिना नाम लिए वो ये कह रहे हैं कि जो नेतृत्व दुनिया में नेतृत्व की जो पुरानी व्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी है, उसका अंत हो चुका है पूरी तरीके से। यानी क्या मान लिया जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है? अमेरिका जो अपने को सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करता था इस दुनिया में, और दुनिया में तमाम देश उसको स्वीकार भी करते थे, क्या अब वो पावर खत्म हो चुकी है? सुपर पावर नहीं रहा है अमेरिका। अमेरिका का जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, जिस तरीके से कार्नी कह रहे हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कल 20 जनवरी थी और 20 जनवरी को ही भाषण दिया मार्क कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, दावोस के अंदर। तो यानी कि ट्रंप साहब ने 1 साल के कार्यकाल का पूरा होते होते, कल 1 साल पूरा हुआ उनका, उन्होंने अमेरिका को वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचाने के लिए आए थे। एक अनाड़ी शासक किसी देश की सम्मान को, पूरी दुनिया में स्टैंडिंग को, उसकी पोजीशनिंग को 1 साल में अपनी नालायकियों के कारण, अपनी सनक के कारण कहां पहुंचा सकता है, इसका एक उदाहरण पूरी दुनिया देख रही है। और किस तरीके से पूरी दुनिया में अस्थिरता की स्थिति है, पूरे दुनिया में ट्रेड वार की स्थिति है, पूरी दुनिया के अंदर लड़ाइयों का पूरा जो माहौल, ग्रीनलैंड से लेकर कनाडा से लेकर के। और गजब की बात देखिए राम प्रकाश जी, इस बात में जो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम किया है कनाडा के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर, जिसकी सीमाएं लगती हैं अमेरिका के साथ, मार्क कार्नी। उनका जो उन्होंने भाषण दिया, 16 मिनट 27 सेकंड का भाषण उन्होंने दिया कल, उसने दावोस में नहीं, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। पूरी दुनिया में अगर कोई चर्चा है तो कार्नी के भाषण की चर्चा है। और वो कह क्या रहे हैं बेसिकली कि जो लोग धमकियों का सामना करते हैं उनका सम्मान होता है, ना कि उनका जो ताकत के सामने झुकते हैं। ये इशारा कहीं और भी है। कनाडाई पीएम जो कार्नी है, उनका ये तर्क और भाषण जो है राम प्रकाश जी, वास्तव में सुनने लायक है। क्या कह रहे हैं वो? अगर बड़ी शक्तियां अपनी ताकत और हितों को बिना किसी रोक टोक के हासिल करने के लिए नियमों और मूल्यों का दिखावा भी छोड़ देती है, तो लेन देन से होने वाले फायदे को दोहराना मुश्किल हो जाता है, ट्रांजैक्शनलिज्म। दबंग देश लगातार अपने रिश्तों से पैसे नहीं कमा सकते। और कमाल देखिए, कनाडा की सीमा अमेरिका से लगती है। किस तरीके से कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अमेरिका की तरफ मुंह ताकना पड़ता है। और ट्रंप उस सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है, और ट्रंप उन्हें ही अपना 51वां स्टेट बढ़ाने चल पड़े। कभी उनके ऊपर 10% टैरिफ की धमकी, कभी 25% टैरिफ की धमकी। इसके बावजूद भी कनाडा के पीएम कार्नी खड़े हुए, उन्होंने ऐसी स्पीच दी जिसमें ना कोई डर था, ना कोई चापलूसी थी, और इस बात की कतई कोई घबराहट नहीं थी कि सनकी ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे। We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is. We are taking the sign out of the window. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and the most to gain from genuine cooperation. The powerful have their power. But we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act together. That is Canada's path. We choose it openly and confidently, and it is a path wide open to any country willing to take it with us. Thank you very much. किस तरीके से इस तरह की बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब कनाडाई पीएम कार्नी ने दिया, और वो पूरी दुनिया के सामने दिया। यूरोपियन नहीं केवल जो उनके हेड ऑफ स्टेट्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया को उनका जो दावोस का भाषण है, ना केवल उसको सुनना चाहिए,
उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है उस पर काम भी करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, उनकी ओपनिंग सेंटेंस देखिए, ये कार्नी के शब्द है, मैं कोट कर रहा हूं उनको। आज मैं दुनिया के सिस्टम में आई दरार, एक अच्छी कहानी के खत्म होने और एक कड़वी सच्चाई की शुरुआत के बारे में बात करूंगा। ओपनिंग सेंटेंस है, जहां बड़ी ताकतों के बीच जियोपॉलिटिक्स पर कोई रोक नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरे देश, खासकर कनाडा जैसे मध्यम शक्ति वाले देश, शक्तिहीन नहीं है। उनमें एक नया सिस्टम बनाने की क्षमता है, ताकत है, जो हमारी वैल्यूज को दिखाता है, जैसे मानवाधिकारों का सम्मान, सस्टेनेबल विकास, एकजुटता, संप्रभुता और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता। और वो शुरुआत कहते हैं, कमजोर लोगों की ताकत ईमानदारी से शुरू होती। तो जो उन्होंने ये 16 मिनट का जो भाषण दिया अपने आप में, 16.5 मिनट का, इसने केवल ना केवल दुनिया को राह दिखाने की कोशिश की। इस तरह के भाषण जो है, आमतौर पे आपको याद होगा तो कनाडाई प्रधानमंत्री का तो इस लेवल का ये पहला ही भाषण है। ऐसे भाषण अपने क्या नाम है, नेहरू जी दिया करते कभी, जब वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करते थे, उसकी अगुवाई करते थे, याद होगा आपको। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तमाम बातें आज भी दुनिया याद करती है, लेकिन वो तत्कालीन समसामयिक थी। आज के दौर में जब ट्रंप की सनक हावी है पूरी दुनिया पे, तो वो चीज नहीं करती। लेकिन जो अपने कार्नी ने जो कुछ किया है, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है एक तरीके से कि अमेरिकी दादागिरी के खात्मे के बाद की दुनिया होगी कैसी, और कनाडाई पीएम क्या कह रहे थे। उन्होंने दावोस में जो उस धारणा को तोड़ा है बेसिकली, कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाला है। ये तो कभी चलते ही नहीं, ये तो सिर्फ कहते हैं। कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है। देखिएगा, ये है उनका जो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया ट्रंप का, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मंझोले देश जो हैं, उनको उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया, खुद को बदलो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये बात कार्नी के मुंह से आना, और अब क्योंकि वो तो आपको पता है हमेशा से अमेरिका का एक तरीके से ऑल टाइम फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड कह लीजिए, या जो बुजम फ्रेंड्स जिस टाइप की जो स्थिति उनकी है। लेकिन पहली बार जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया ट्रंप ने उनके साथ, उससे पहले उनके जो पूर्ववर्ती थे उनके साथ भी किया, चलो वो तो एक उस वैसा ही व्यक्ति था, लेकिन ट्रूडो तो जिस तरह का भी था। लेकिन कार्नी ने, एक अर्थशास्त्री हैं वो, उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि जो ट्रंप जो कुछ कर रहा है वो लंबा चलने वाला नहीं है। और इस वक्त उनकी ये जो बातें हैं, ये मतलब ये मान के चलिए कि जो ग्लोबल डिप्लोमेसी कैसे होती है, उसमें ये एक अहम मोड़ माना जाएगा। इसे उस ऐतिहासिक पल के तौर पर देखा जाएगा जब G7 के किसी नेता ने पहली बार खुले मन से वेस्टर्न ऑर्डर के दो मुंहेपन, उसके दोगलेपन और उसकी हिपोक्रेसी पर तीखे और सीधे सवाल उठाए। कार्नी के भाषण में जबरदस्त तालियां बजी, और मतलब हालत ये थी कि जो अमेरिकी प्रतिनिधि बैठे, ट्रंप तो अभी पहुंचे नहीं है, तो पहुंचेंगे, जहाज बदल के आ रहे हैं, उनके जहाज में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया था। तो अमेरिकन जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, चारों तरफ तालियां बज रही थी हॉल के अंदर, और वो बिल्कुल असहज स्थिति में और बिल्कुल चुप्पी साधन किए हुए थे। बेसिकली कार्नी ने वो सारी बातें सार्वजनिक तौर पर कह दी जो दुनिया के नेता अमेरिका की जो डायनासोर डिप्लोमेसी है उसके बाद बंद कमरों में चुपके से करते थे। कार्नी ने वो सारी की सारी चीजें एक्सपोज कर दी पब्लिक फोरम पे। सर, कार्नी वहां पहुंचे, उन्होंने एक्सपोज किया, बात इस पर थोड़ी और करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें। प्रधानमंत्री जी नहीं गए, हालांकि प्रधानमंत्री इसके पहले एक बार फिजिकली गए हैं, 2 बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहे हैं कोविड के टाइम पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। अमूमन प्रधानमंत्री आज की तारीख में हमारे जो है इस तरीके के मौके नहीं चूकते हैं, पर क्या वजह है कि वो दावोस नहीं गए? इतना बड़ा एक फोरम जहां वो दिखा सकते थे कि भारत जो है कैसे दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की कागार पर बस खड़ा है, दूसरे तीसरे चौथे जो भी वो कहना चाहें, मैं ये ऑप्शन उनका ही है भाई, वो उनका प्रिविलेज है इस मामले में, जो कहीं कोई किसी नंबर पे रख सकते हैं। तो खैर, वो वहां पर क्यों नहीं गए, और क्या एक बड़ा मौका उन्होंने अपने उस विश्व गुरु बनने के कदम में खो दिया? नहीं रामप्रकाश, देखिए वास्तव में इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे बेहतरीन मौका ट्रंप की आंखों में आंख डाल करके उनको चुनौती देने का सीधे सीधे, और पूरी दुनिया की सहानुभूति बटोरने का, और अपना जो विश्व गुरु वाला डंका है वो बजाने का ये बेहतरीन अवसर था। आधिकारिक तौर पर इसमें कुछ नहीं कहा गया कि प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया पीएम क्यों नहीं गए, क्यों गए, जो भी स्थितियां है। लेकिन उन्होंने एनएसए अजीत डोवल को भेजा है, कुछ केंद्रीय मंत्री भेजे हैं,
और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी भेजे हैं, कहने को एक बड़ा डेलीगेशन है, लेकिन प्रधानमंत्री होता है तो वो नहीं गए। और जो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि इस बार वहां पर ट्रंप का आना। ट्रंप का जिस तरीके के भारत में जो मौजूदा वैश्विक तनाव और भारत की प्राथमिकताएं, और जिस तरीके से ट्रंप कल रात को भी 2 बार बोल दिया उन्होंने कि भाई भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने बंद कराया था, जो अपने क्या नाम है, ऑपरेशन सिंदूर था। तो उस सारे को सरकार के जो चेले चपाटे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की रणनीतिक चाल है कि ट्रंप के सामने ना आने की बजाय डोवल को भेजा ताकि मजबूती से अपनी बात रख सके। सरकार की तरफ से तो धीरे धीरे अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां तक मोदी का सवाल है। जो बात मार्क कार्नी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें बिना नाम लिए भी कही जाया करती है। ये बेहतरीन अवसर था मोदी जी के लिए कि सारी बातों को ठोक करके वहां कहते कि किस तरीके से अमेरिका बाजू मरोड़ने का काम कर रहा है, ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है, दादागिरी का काम कर रहा है, और उसका जो ट्रंप का जो व्यवहार है वो किस तरीके का व्यवहार है, वो एक राष्ट्राध्यक्ष का ना होकर के गैंगस्टर टाइप का व्यवहार है। बिना नाम लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, ट्रेड वार की बात की जा सकती थी, सैंक्शंस की बात की जा सकती थी। जो बात अपने जयशंकर बैठ के पॉलिश उसको विदेश मंत्री के सामने कहते हैं, वो सारी बातें वहां कह सकते थे प्रधानमंत्री, अगर उनके अंदर गट्स होते तो। लेकिन आजकल आपको पता है वो बाहर जाने की बजाय वो यहां ज्यादा डंका बजा रहे हैं देश के अंदर। कभी वो डमरू बजाने लग जाते हैं, कभी सोमनाथ में अपनी शोभा यात्रा निकालने लग जाते हैं, कभी वेस्ट बंगाल का जंगल राज देखने चले जाते हैं, असम का रामराज देखने चले जाते हैं। कल दिल्ली में अपना नया बॉस ढूंढा है उन्होंने, तो वो जो उनकी सीआर लिखेगा। तो मोदी जी यहाँ के कामों में व्यस्त हैं, दुनियादारी का जम्मा उन्होंने डोवल साहब को छोड़ रखा है एज ऑफ नाउ। लेकिन मुझे वो जाते तो एक ये बहुत बेहतरीन अवसर था वास्तव में ये दिखाने का कि भारत विश्व गुरु बनने की क्या क्षमता रखता है। और एक चीज अच्छी वहां जरूर हुई है, जिस तरीके से एआई के मामले में भारत को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की गई थी, उसमें भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका। ये बात अच्छी हुई है वहां पर, आज की डेवलपमेंट है। अब मोदी जी अब पश्चिम बंगाल में जंगल राज की बात नहीं कर रहे हैं सर। बिहार में जंगल राज था, पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज हो चुका है। हमें लगता है कि हम लोग को भी ये संशोधन कर लेना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जब बात करें तो वहां महाजंगल राज है। अब क्योंकि जंगल राज बिक चुका है, कितनी बार बिकेगा, तो अब महाजंगल राज बिकेगा। और वैसे भी इस सरकार में महा सब कुछ जो है वो महा लगा करके करना एक अलग ही परंपरा डाली जा रही है और चल रही है। खैर, मोदी जी की हम बात कर रहे थे सर। एक जो बहुत कॉमन सा सवाल हमने देखा, कई सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखे कि वहां क्या पढ़ाई लिखाई से भी संबंध है क्या कुछ मोदी जी के न जाने का, कि अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई वो पढ़े लिखों का सम्मेलन है, वहां मोदी जी क्या करेंगे। नहीं तो मोदी जी को कोई एक्सटेम्पोर थोड़ी बोलना है, वो तो सारा टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। वो तो कल अपना जो भाजपा के नए कार्य अध्यक्ष का संभाल रहे थे कार्यभार, उस समय भी आपने देखा दोनों तरफ टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे। वो आज तक वालों को मरवा दिया, उनका कैमरे का फ्रेम ऐसा है कि उसमें दोनों टेलीप्रॉम्प्टर दिख गए। वो आप भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को, मैं भेज दूंगा आपको कि किस तरीके से मोदी जी अपने यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। तो इस तरह के जो सम्मेलन है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सटेम्पोर ही बोले, आप पढ़कर भी बोल सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या डिलीवर किया, सवाल ये नहीं कि आपने कैसे डिलीवर किया, आपने एक्सटेम्पोर किया, पढ़ के बोला या क्या किया। सवाल ये है आपने क्या कहा, जो कहा वो इंपॉर्टेंट है। तो जो बातें कार्नी ने कही, आज असल में तो सारी दुनिया की बात है, वो अकेले कार्नी की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी उसको बेहतरीन तरीके से एज ए ग्रेट ऑरेटर ही कुड हैव प्रेजेंटेड देम, और उससे पूरे दुनिया में वास्तव में भारत का डंका बजता, मोदी जी का कद ऊंचा होता। भाई somebody has to bell the cat ना at some point in time। तो ये वो समय था। सर मोदी जी वहां गए होते तो क्या कार्नी की तरीके से सख्त संदेश दे पाते? नहीं, मोदी जी देखिए मुंह बली हैं, वो यहाँ देश देश के अंदर बली हैं, बाहर उन्होंने कोई संदेश आज तक नहीं दिया। वो तो बाहर जाके आप नाम भी लेते, चीन का नाम उन्होंने कभी लिया, पाकिस्तान का नाम भारत से बाहर कभी लिया हो? वो देश देश के अंदर 56 इंची है, बाहर जाने के बाद ठीक हो जाते हैं, यहाँ सारी चीजें करते हैं। लेकिन फिर भी ये एक अवसर था ट्रंप को आईना दिखाने का, जो कार्नी ने किया। आप सोचिए, कार्नी के तो बॉर्डर्स मिलते हैं भाई, कार्नी की तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, तमाम चीजें, विदेश नीति, रक्षा नीति, हर चीज तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा तो ऐसी स्थिति नहीं। ये धमका चुके हैं, उनको भी धमका चुके हैं, ट्रूडो को धमका चुके हैं, उनके देश को कब्जाने की बात कह चुके हैं, 51वां राज्य बनाने की बात कर चुके हैं। उसके बावजूद कार्नी की ये बात, देखिए कनाडा तो पूरी अपनी रक्षा के लिए भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, भारत के ऊपर तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं। और मोदी जी क्या कहते हैं, जो आपने हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, ये इसका हाइपोथेटिकली जवाब ये है कि ट्रंप ने 70 बार अब तक ये कहा है कि भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया था। उसमें तो मोदी जी ने एक लाइन नहीं कही आज तक।
आपको क्या लगता है कि ट्रंप की जो बाकी सनक है, जो ट्रेड वार से लेकर के सारी चीजें, उस पर मोदी जी का मुंह खुलता? मुझे लगता है वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन व्हाट मोदी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। मोदी जी क्या क्या करते हैं विदेश में जाकर के, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप सीनियर आदमी हो। जाते हैं, गले लगते हैं, थाके रखते हैं, फोटो खिंचाते हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ झूले झूलते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, उनके रिजॉर्ट्स में जाते हैं, तमाम तरह की चीजें फोटो ऑप्टिक्स के तौर पर अपने नारे लगवाते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से, कभी एम्बेसी के जरिए, कभी इधर उधर, कभी करके। तो बेसिकली मोदी जी का ज्यादा काम इवेंट पे ज्यादा फोकस रहता है, कंटेंट पे उनका कभी भी भरोसा नहीं रहा। आपने देखा होगा वहां पर जब जिस तरीके से अमेरिका के अंदर वो क्या कह रहे थे, माई फ्रेंड्स हेयर आई प्रेजेंट इंडिया फ्रेंड माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, याद होगा ना आपको हाउस के अंदर। तो मोदी जी उस तरह की चीजों में ज्यादा भरोसा रखते हैं, कोरियोग्राफ्ड इवेंट्स में। जो इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं, जहां गंभीर बातें होती हैं, पूरी दुनिया जहां सुनती है, वहां मोदी का ना जाना रियली सही मायनों में अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है उनको जाना चाहिए था, और जो बातें कारनी कह रहे हैं उतने ही शब्दों में वो उस बात को बहुत अच्छे से कह करके, और पूरी दुनिया में खासतौर पर जो मध्यम कंट्री है, हमारे भारत जैसे, कनाडा जैसे, तमाम जैसे यूरोप के तमाम देश, उनके बेहतरीन फ्लैग बीरर मोदी जी हो सकते थे और पूरी दुनिया में नाम मान सम्मान होता। लेकिन उसके लिए जो गट्स चाहिए, उसके लिए जो दमखम चाहिए, शायद मोदी जी को उसमें समय। सर एक और, अब जरा हम कारनी की बात थोड़ी कर लें, मंच से, जिस जिस चीज का वो मंच है, जिस इकोनॉमिक्स के, उसकी हम जरा बात कर लें। कारनी ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसी जो एकीकरण है आर्थिक अर्थ का, पूरी अर्थव्यवस्था, और ये जो आर्थिक एकीकरण की बात कर रहे हैं कारनी, वो ये कह रहे हैं कि दिखाया कुछ और गया था, किया कुछ और जा रहा है। बताया समृद्धि का रास्ता गया था, लेकिन असल में अब ये जो बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने दुनिया के सामने इसको हथियार बना लिया है। कितना गंभीर है ये, कितना और कैसे आरोप के तौर पर इसको देखा जाए? साथ में जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में आज कनाडा ने जो बात कही है, उससे चीन को कितनी राहत मिलेगी? इसमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही चीन के पास। आप देखिए कैनेडियन पीएम 2 दिन पहले चाइना जाकर के आए भाई। अभी सारे का सारा यूरोप उनके साथ पींगे बढ़ा रहा है लगातार। और जो आपने कहा बात, उससे आगे कही है उन्होंने, राम प्रकाश जी। कार्नी ने कहा कि अमेरिका के साथ वफादारी निभाने का अब कोई फायदा ही नहीं रहा, ये कहा उन्होंने विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। उन्होंने कहा कि दुनिया भर पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जे करने की बात कर रहे हैं, वो इस रास्ते से आने वालों को सजा देने की धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि फ्रांस जैसे नाटो सहयोगियों को भी धमकी दे रहे हैं। कनाडा इससे अछूता नहीं है। ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कही, कनाडाई सामान पर 25% टैरिफ की धमकी दी, और यह भी जताया कि कनाडा की संप्रभुता पर भी सौदेबाजी की जा सकती है, जो अब ग्रीनलैंड के साथ कर रहे हैं। जो देश 7 दशक तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी रहा, उसके लिए ट्रंप का यह रवैया महज धमकी नहीं, ये एक क्रूर अपमान है। तो ऐसे में दावोस से जो बेहतर मंच क्या हो सकता था कारनी के लिए, ना केवल अमेरिका को आईना दिखाने के लिए, बाकी दुनिया के देश है उनको भी ये बताने के लिए कि भाई अमेरिका के साथ सोच समझ के चलो आगे। ये जो चीज कारनी ने की है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। और 70 साल तक जो पश्चिमी देश ये दिखा रहे थे कि सब देशों के लिए नियम बराबर है, हकीकत क्या निकली उसकी? अमेरिका एक ऐसी महाशक्ति है जो दूसरों पर वही नियम लागू करता है जिसे वो खुद मानता है। दावोस में कनाडाई पीएम कार्नी ने इस दिखावे की भी बखियां उधेड़ी, कायदे से उधेड़ी। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की कहानी कभी पूरी तरह सच नहीं थी, आज उनको भी रियलाइज। तो अमेरिका के साथ ही था कनाडा लगातार दशकों से। ताकतवर देश सुविधा के अनुसार खुद को छूट देते रहते हैं, व्यापार नियमन कानून रूप से लागू हुए हैं, असमान रूप से लागू हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानून की कठोरता आरोपी या पीड़ित से बदलती रहती है। उनके इस भाषण पर उभरते देशों के प्रतिनिधियों ने न केवल तालियां बजाई, बल्कि अमेरिकन खेमे के अंदर पूरी तरीके से चुप्पी साधे रही। तो सरल भाषा में कहें तो जो सबसे बड़ा अलाई पार्टनर था अमेरिका का, टाइम टेस्टेड वर्षों से, दशकों से, उसी ने पूरी दुनिया को आईना दिखाया कि देखिए अमेरिका का रियल चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और ट्रंप का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जितने भी ये बातें कही गई हैं, ये पिछले 1 साल की हैं। जो ट्रंप ने जिस तरीके से कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी कनाडा की बात करते हैं, कभी 51वां राज्य की बात करते हैं, सब पे टैरिफ ठोक दूंगा। कमाल देखिए फ्रांस के साथ क्या किया उन्होंने। जब पता लगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां पर जो ग्रीनलैंड में अपने 1-2 सैनिक भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जो उनकी जो आती है ना शैंपेन और ये अपने क्या नाम है वाइन, इनके ऊपर 200% टैरिफ ठोक दूंगा, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी।
ये कह रहे हैं वो कैमरे के ऊपर। और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के, वो मैक्रो के भी, वो जो व्हाट्सएप आपस में जो मैसेज करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सार्वजनिक कर दिए भाई उन्होंने ट्रुथ सोशल पे, उनके स्क्रीनशॉट सार्वजनिक कर दिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कर्टसी, इंटरनेशनल डिसेंसी, इस लेवल पे ले आए हैं ट्रंप। उन पे कौन भरोसा करेगा भाई? तमाम लोग तो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वो मोदी के मैसेजेस वो ना कर दें, और मोदी के मैसेज में अगर कहीं वो मैसेज मिल गया राष्ट्र से हटवाड़ा, तो फिर क्या करोगे आप? फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का जो अस्थिर चित्त का व्यक्ति है राम प्रकाश जी, ही कैन डू एनी नॉनसेंस। भाई फ्रेंच प्रेसिडेंट इज ए बिग शॉट। वो कहते हैं कि वो तो थोड़े से दिन की बात है, वो तो जाने वाले। बताइए, अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि मोदी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, उनका कैरियर खराब हो जाए। पूरी दुनिया का ठेका इकलौता ही आदमी लिए घूम रहा है, और उसको चैलेंज भी कौन कर रहा है? उसका नेक्स्ट डोर नेबर कार्नी, मार्क कार्नी। पूरी दुनिया में और किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में जो कुछ भी ट्रंप कर रहा है, इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो स्ट्रेट अवे चाइना को हो रहा है। तमाम हालात, भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद, जो हमारे राहुल आर सिंह जो डिप्टी चीफ थे, उनके उस कथन के बावजूद कि पाकिस्तान सामने था और चाइना पीछे से मदद कर रहा था, उसके बावजूद भी मोदी ब्रिक्स में गए कि नहीं गए? क्यों? क्योंकि अमेरिका की हरकतें ठीक नहीं। इतना सब होने के बाद जो कार्नी है वो अमेरिका का साथ छोड़ करके चाइना की तरफ देख रहे हैं। यूरोप सारे का सारा चाइना से दोस्ती बढ़ाने पर लगा हुआ है। तो चाइना को अपनी नालायकियों के कारण, अपनी सनक के कारण, जो ट्रंप ने अपने सामने वैसे ही खड़ा कर दिया। मतलब वो महाशक्ति बनने के लायक थे या नहीं थे, अभी तो उन्होंने क्लेम करना शुरू नहीं किया था, लेकिन उनको एक नेचुरल चॉइस के तौर पर चाइना मिल गया पूरी दुनिया को। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तो भाई चाइना में ही है। ये तो बात माननी पड़ेगी ना सबको। और अमेरिका जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग ये भी मानने लगे हैं दबी जुबान में, चाहे वो अमेरिका के सहयोगी हैं, कि अगर कहीं ट्रंप ने कार्यकाल पूरा कर लिया तो जब कार्यकाल के समापन तक अमेरिका का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा पूरी दुनिया के अंदर। जो उनका आचार व्यवहार है, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ देख लीजिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ देख लीजिए, किसी को भी तो नहीं बख्श रहे ना। हिंदुस्तान के साथ मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या कोई भी हो, 90 के बाद हम तो कैसे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर धीरे 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 डेवलप हो रहे थे। और अपनी 70 बार जो आदमी ये कह दे कि मैंने भारत पाकिस्तान का, कम से कम जो हमारे देश की जो सेंसिटिविटीज है पाकिस्तान के साथ, क्या वो आदमी उसको भी नहीं समझता? वो किस, देखिए जो कुछ वो कर रहा है ना ट्रंप, वो साधारण नहीं है ना प्रकाश जी। भारत के साथ वो 100% ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आर्म ट्विस्टिंग नहीं कहते इसको, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कार्नी ने जो बात कही है सर, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन एक तरफ जहां वो लगातार जिस तरीके की बात उन्होंने की तो उसको फिर सीधे अमेरिका को टारगेट किया, दूसरी तरफ क्या वो भारत को भी टारगेट कर रहे थे चुप्पी वाली बात कह करके? दो चीजें यहां समझना चाहते हैं। एक तो जो कार्नी ने कहा है समय के हिसाब से अपने को छूट देने की बात, भाई ट्रंप आज की तारीख में नाटो से लेकर के और संयुक्त राष्ट्र परिषद तक सबके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं 60-65 संगठनों से उन्होंने खुद को अलग कर लिया बाकायदा। तो एक तरफ वो परिस्थिति है, क्या कार्नी उस पर कमेंट कर रहे हैं? दूसरी तरफ जो वो चुप रहने वाली बात कर रहे हैं, विरोध ना करने वाली बात कर रहे हैं, चरणों में पड़े होने की बात कह रहे हैं, वो क्या सीधे तौर पर भारत को निशाने पर ले रहे हैं? नहीं नहीं, भारत को नहीं ले रहे वो। देखिए ना, तो उन्होंने सीधा अमेरिका का नाम लिया, लेकिन हर चीज अमेरिका पे केंद्रित, इसमें कोई शक नहीं। बेसिकली जो भारत जैसे देश हैं जिनके अंदर क्षमता है लेकिन किसी न किसी कारण वो दबे हुए हैं, उनका इशारा यूरोप के प्रति भी है। उनका इशारा हर उस शक्ति के प्रति है जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हो सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहे ऐसा। उन सब को लेकर के वो आगाह कर रहे हैं कि देखिए ये चुप्पी काम नहीं आएगी। एट सम पॉइंट इन टाइम यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो वो चीज वो कह रहे हैं, और उसकी शुरुआत उन्होंने, वो ऐसे ही नहीं कि हवाई फायर कर रहे हो, उसकी शुरुआत उन्होंने खुद कही, और फिर आपको और बाकी देश को सलाह दी कि साहब इसका इलाज ये है, इसके अलावा इसका कोई गुजारा नहीं है, द वे ट्रंप इज बिहेविंग। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मानकर कि सबसे ताकतवर देश अपनी अमेरिका, यानी अमेरिका अपनी सुविधा से नियम तोड़ता रहा, उन्होंने मंझोले देशों की बरसों पुरानी शिकायतों को सही ठहराया। भारत जैसे देशों को नियमों का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन वही नियम व्यापार, जलवायु और तेल खरीद के मामलों में पश्चिम ने खुद नहीं माने। खुद तो आज भी सारी चीजें ले रहा है रशिया से, यूरेनियम लेता अमेरिका, पूरा गैस सारा यूरोप नहीं लेता उनसे आज भी, और भारत को क्या कह रहे हैं कि तुम नहीं दोगे वहां से। और पोलैंड जैसे छोटे से देश का विदेश मंत्री उनके सामने ये कह रहा है भाई साहब, जयशंकर के सामने,
कि हमें खुशी है कि आपने रशिया से तेल लेना कम कर दिया। वो भी ट्रंप बनने की फिराक में है। बताइए, जो बातचीत जो ट्रंप और उनके चेले करते हैं, वो चीजें पोलैंड के विदेश मंत्री भी करने लगे। भारत की ये डंका बजे, और हमारे वाले जो है वो डमरू बजाते घूम रहे हैं, शंकराचार्य बदलते फिर रहे हैं। शंकराचार्य कौन होगा, ये जिला प्रशासन तय किया करेंगे आगे से। मोदी और योगी की भी जरूरत नहीं। बताइए, तो भारत की तो वी आर ए कंट्री एज ऑफ नाउ ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज। हमारी प्राथमिकताएं ठीक नहीं है। आज जब हमें ट्रंप के सामने सीना तान करके जब मौका था ना पूरी दुनिया को लीड करने का, जिन देशों को एड्रेस कर रहे हैं कारनी, वो कौन से देश है? वो वही देश है ना जो कभी न्यूट्रल हुआ करते, जो गुटनिरपेक्ष देशों के वो हुआ करते। कहां गया वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन? मोदी जी किसके नेता, नाम तो बताएं कि उस देश का डंकापति हुए। वर्ल्ड लीडर कौन से वर्ल्ड के लीडर हैं वो? या जो उन्होंने अपना एक काल्पनिक सदम वर्ल्ड बना रखा है, जो उनके दिमाग में, उनके भक्तों के दिमाग में है, या उसी के लीडर बन के रह गए वो? दिस इज हाई टाइम। भारत को ये लीड लेने का समय है। अभी देखिएगा, ट्रंप इतना बोगस व्यक्ति है, ईरान ने एक बार धमकी दी, कोई कुछ भी कहता रहे, औकात नहीं उसकी ईरान की तरफ मुंह भी कर ले। अब इजराइल का नामो निशान मिटा देगा जमीन से। ट्रंप को पता है इस बात का। तो कोई ईरान रूम पे हमला नहीं होगा, छोड़ दीजिए आप उस बात को। जिस दिन भारत ने एक बार जवाब दे दिया कायदे से, ट्रंप को भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो दम कहां से लाओगे आप? सवाल तो ये है। यहां लफाजी करते रहिए आप, महाजंगल राज, ये राज, वो मेरा बॉस, वो मेरी सीआर लिखेगा। ये प्रधानमंत्री नहीं होते। प्रधानमंत्री का काम, आज पूरी दुनिया वर्ल्ड क्राइसिस में है। आपको पता है शेयर मार्केट क्या हालत है? पिछले 3 दिन के अंदर 15 लाख करोड़ से ऊपर मटिया मेट हो गए, और प्रधानमंत्री बहुत उठते फिर रहे अपने। कर लीजिए क्या करेंगे। ट्रंप जो सुबह से शाम तक कर रहा है, 70वीं बार कह दिया रात, कल में 2 बार बोल दिया रात को कि मैंने ये किया, भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर। तो ये बोलने का अवसर था। जब बोलने का अवसर है तब तो आप बोलते नहीं। और चेले क्या कह रहे हैं कि डोवल को भेज दिया, इतने मंत्री भेज दिए, 10 मुख्यमंत्री भेज दिए। भाई मोदी मोदी है, प्राइम मिनिस्टर होता है। देश की नीति प्राइम मिनिस्टर बताता है। भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। वो अथॉरिटी किसी और की नहीं हो सकती, और ना वो वैल्यू हो सकती है। ये भी समझने वाली बात है। जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर एक इतना बड़ा फोरम, एक इतना बड़ा मंच मिल रहा था, वहां मोदी जी नहीं जाते हैं। खैर, वो जाने नहीं जाने दोनों पर सवाल उठते। जब जाते तब भी हम लोग सारे सवाल पूछते कि मोदी जी वहां क्या करने गए। वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल कुल मिला जुला करके जो पूरा मामला है, जो मार्क कार्नी ने किया है, वो देखने और सीखने लायक है। मोदी जी जाते तो क्या होता, नहीं गए तो क्या हो रहा है, लेकिन जो मार्क कार्नी ने कहा है वो बात निश्चित तौर पे मार्क की जानी चाहिए। दुनिया के तमाम देशों को, उनके राष्ट्राध्यक्षों को, उनके नायकों को, सबको। इवन हमारे, अगर मोदी जी चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।